हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम है वो साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ की जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। जो एमसीक्यूज़ है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और पहले ये आप अपनी वीडियो है वो 7 नंबर है पार्ट है दोस्तों, बाल विकास का। तो पहले के जो क्वेश्चन है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर है वो चेक कर सकते हैं और एनालाइज करके भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसे हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है वो कल का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं पहले का। तो यहाँ पर जो आपका आज डब्ल्यू के रूप में जो क्वेश्चन छोड़ा था वो उसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है पहले ये क्वेश्चन है कि संबंधवाद या साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध या संबंधित है। साहचर्यवाद है या फिर संबंधवाद है, उसके सिद्धांत से कौन सा बंध वो संबंधित है। तो उसका सही आंसर क्या था? उद्दीपन व प्रतिक्रिया। उद्दीपन व प्रतिक्रिया। साहचर्यवाद किसका है? संबंधवाद है। साहचर्यवाद यह है पावलोव है, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था ना, लार का टपकना ये वाला। तो उद्दीपन व प्रतिक्रिया, तो उद्दीपन होगा जिसे कोई घंटी बजा रहे हैं तो वो उद्दीपन है, और प्रतिक्रिया वो लार टपका रहा है कुत्ता तो वो क्या है? प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह कौन सा है। पहले तो देख लेते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो किसने दिया। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड। एक होता है विश्लेषण सिद्धांत, विश्लेषण सिद्धांत वो दिया था युंग या जुंग बोलते हैं उनको, तो उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो है कि पहला संचेतना, दूसरा अर्ध संचेतना, तीसरा अचेतन और चौथा है बहुचेतन। तो फ्राइड ने 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। लेकिन यहाँ पर जो जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो कौन सा था? अचेतन सबसे ज़्यादा था, 90% था ना उस पर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ये 3rd नंबर अचेतन। अचेतन मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो क्या है? अचेतन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, गामक या संवेदी गामक अवस्था, और दूसरी थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में, दिखाई नहीं दे रही उसको फिर भी क्या होती है? अस्तित्व में होती है। तो वह अवस्था कौन सी कहलाती है? तो वह अवस्था है दोस्तों वो कहलाएगी संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, यानी अनभिज्ञ होता है इस चीज़ से कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी अस्तित्व में। तो ऐसी अवस्था, यानी इस अवस्था से वो क्या है? जानता तक नहीं है, अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संवेदी गामक अवस्था होती है ना, उसमें वो नहीं जानता। अगर कोई वस्तु उसके सामने है तब तो वो जानेगा हाँ वस्तु है, लेकिन अगर उसके आंखों के सामने से कोई वस्तु हटाई तो वो अदृश्य हो जाती है और उसका अस्तित्व उसके नज़रों में नहीं रहता या माइंड में उसमें नहीं रहता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा, संवेदी गामक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। पुरस्कार या दंड दोनों ही इनका अगर अनुचित प्रयोग करें तो अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, तीसरा प्रभावहीन, कुछ नहीं कह सकते। तो पुरस्कार या दंड का अनुचित प्रयोग करोगे तो क्या होगा? अधिगम क्या होगा? प्रभावहीन हो जाएगा। अधिगम को बनाता है, कैसा बनाता है? प्रभावहीन। तो अधिगम क्या हो जाता है? प्रभावहीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो कथन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसके कीवर्ड्स आपको पढ़ने होते हैं तो वो आसानी से हो जाती हैं। किसी भी ऐसी क्रिया
को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे के किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है। इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है। सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, वुडवर्थ, किंग्सले, गेट्स, गॉर्डन मर्फी। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वुडवर्थ आएगा। क्या आएगा? वुडवर्थ है आएगा। वुडवर्थ ने ये कथन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा? किशोरावस्था, ये कथन है किसका है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो ऐसा कौन से वैज्ञानिक ने बोला था? तो ये थोड़ा सा अलग आया है हटके कि जर्शिल्ड। किशोरावस्था देख के आप वो स्टैनली हॉल मत कर देना, क्योंकि एडल्सेंस है वो बुक्स थी स्टैनली हॉल की, और उन्होंने एडल्सेंस पर है वो पूरा का पूरा ब्यौरा दिया था। तो यहाँ पर है वो किशोरावस्था, ये कथन है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों जर्शिल्ड ने। फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है इसका, जर्शिल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिगता एवं विनिमय, और तीसरा है सामाजिक क्रम को लागू रखना, और चौथा है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो आपको बताया भी थी मैंने कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और वो क्या करते थे, 11 कहानियाँ सुनाते थे, और इनमें से जो हिंज नामक कहानी थी वो सबसे क्या थी, प्रसिद्ध कहानी थी, इम्पोर्टेंट थी। तो उसी के आधार पर क्या करते थे, बच्चों को उनको अलग अलग स्तरों में अलग अलग उनकी अवस्थाओं के आधार पर बांटते थे। तो यहाँ पर जो 5वीं अवस्था पूछी हमसे, 3 स्तरों में बांटा था बच्चों को इन्होंने, और अवस्थाएं थी 6 अवस्थाओं में बांटा था। इन्होंने पूछा है कि 5वीं अवस्था कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि कोहलबर्ग ने जो 3 स्तर बताए थे वो था, पहला था पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा पश्चिम परंपरागत था। तो यहाँ पर जो यहाँ दिया है कि 5वीं अवस्था कौन सी है, तो अवस्था है वो पश्चिम परंपरागत है या उत्तर परंपरागत की अवस्था है, उसके अंदर आएगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं उसको, पश्चिम उत्तर पारंपरिक अवस्था भी बोल सकते हैं। तो ये कब होती है? 13 वर्ष के बाद, यानी किशोर अवस्था में होती है। तो इसमें 5वीं अवस्था है वो होती है कि सामाजिक समझौते की अवस्था बोलते हैं उसको, या फिर सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था बोलते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन है वो सबसे सटीक आंसर है। तो 5वीं अवस्था कौन सी है? सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, या फिर बोलें तो सामाजिक समझौते की अवस्था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है छदम परिपक्वता काल होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था ऐसा ही, लेकिन तरीका अलग है इसका। छदम परिपक्वता काल होता है कौन सा? किशोरावस्था, दूसरा शेषावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा गर्भावस्था। तो छदम यानी झूठ बोलने की परिपक्वता आ जाना, ऐसा कौन सा काल होता है? ये होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या करता है बालक? झूठ बोलता है ना, कपट, झूठ बोलना, कपट करना, ऐसा कुछ छदम परिपक्वता के अंदर आता है। ये बाल्यावस्था में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि अध्यापकों एवं विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उचित व्यवहार करना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो किशोरों के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उचित व्यवहार उनसे करना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, उचित यौन शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो यह आंसर इसका सही रहेगा। किशोरों के लिए नहीं करना चाहिए वो क्या है? किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया है स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, दूसरा है अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, तीसरा अधिकतम निर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, और चौथा है वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना।
तो यहाँ पर विकासात्मक किशोरावस्था है, उसके अंदर विकासात्मक कार्यों में नहीं आता। इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सी चीज़ है वो इसमें विकासात्मक कार्यों में नहीं आती। तो पहला है सूक्ष्म स्थूल कार्य, सभी तरह का आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, सही है। अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ता है, सही है। और अधिकतम निर्भरता की ओर उचित कदम उठाना, ये भी सही है। लेकिन वस्तु, व्यक्तियों, स्थानों, मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना नहीं है, इसमें स्थायी भाव विकसित होते हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, मूल्यों के प्रति क्या है, स्थायी भाव विकसित होते हैं। तो इसका ये 4th नंबर है ऑप्शन, ये सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने कितने सिद्धांत है उसमें क्या है, कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3 कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे। उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन यह है परंपरागत स्तर, ये। दूसरा पूर्व नैतिक स्तर, तीसरा क्रियात्मक स्तर, चौथा है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वो परंपरागत, ये भी देख रहे हैं, परंपरागत होता है कन्वेंशन से, वो उसको बोलते हैं परंपरागत को कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। और एक है पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक बोल सकते हैं, या प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, या फिर पूर्व परंपरागत भी बोलते हैं, या पूर्व पारंपरिक, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सही है। और क्रियात्मक स्तर, ऐसा स्तर तो हमारे सामने नहीं आया दोस्तों। और चौथा आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का वो स्वयं क्या करने लगता है बालक, परिस्थितियों को समझने लगता है और स्वयं निर्णय लेने लगता है। तो यहाँ ये भी सही। लेकिन तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक स्तर है, वो इसका विकास का सिद्धांत का नहीं आता है दोस्तों, क्रियात्मक स्तर है वो नहीं आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारित अवस्था संबंधित है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारित अवस्था संबंधित है। गिलफोर्ड, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक। तो मैंने जल्दी से ऐसे पढ़ा क्योंकि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है, कोहलबर्ग, इसका सही आंसर है वो रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है कैसा व्यवहार है, ये स्नेहात्मक व्यवहार है, या सामाजिक व्यवहार है, या सामान्य व्यवहार है, या आक्रामक व्यवहार है। तो क्या है, 3 वर्ष का बालक है, वो क्या कर रहा है, खुश होता है या गुस्सा करता है। तो यह कैसा व्यवहार है, यानी उसमें क्या होता है, संवेगी है। तो खुश होना, गुस्सा करना, ये क्या है, संवेगी है। तो संवेगात्मक व्यवहार इसका सही रहे। सामाजिक व्यवहार तो उसमें होता ही नहीं, और सामान्य व्यवहार हो सकता है, लेकिन संवेगात्मक व्यवहार है वो ज़्यादा है और आक्रामक नहीं है। तो संवेगात्मक इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। तनाव हो सकता है, सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास है, उनके कारण किस में तनाव हो सकता है। पहला दिया है बच्चों को, दूसरा किशोरों को, तीसरा प्रौढ़ों को, चौथा लड़कियों को। तो सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण किसको तनाव होता है सबसे ज़्यादा, यानी उलझन की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है ना। तो वही इसका सही ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन है वो सही है, किशोरों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन क्या है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन क्या होता है, शीघ्रतम होता है के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है कैसा, तूफान का काल, समायोजन का काल, या फिर अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल, या फिर सामान्य काल। तो शीघ्रतम होगा, शारीरिक और मानसिक विकास है वो एक, यानी बहुत तीव्रता से या शीघ्रतम होगा तो वो क्या है, तूफान क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से हवाएं क्या चलती है, बहुत स्पीड से, यानी उसकी गति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, तूफान का काल कहलाता है। यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन का आंसर है वो तूफान का काल आएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन ही इसका सही रहने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किशोर अवस्था को खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। किशोर अवस्था को खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, दूसरा शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है, तीसरा किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, चौथा है उक्त सभी। तो खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है किशोरता को, तो आवश्यकता भी भिन्न होती है किशोरों की, और शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव और नई आवश्यकता महसूस होती है, सही है। और किशोर महसूस करते हैं उन्हें लोग क्या नकार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है वो उक्त सभी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है पूछा है। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथा है उक्त सभी। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, तो उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या अमूर्त। तो ये यहाँ पर तीन दो ऐसी की ऐसी आ गई, तो उक्त सभी इसका ऑप्शन सही रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं थी? एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। तो उसमें उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? कितनी? 6, 7, 8, 5 कितनी बताई? 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंदर बताई थी। वो थे ना विश्वास बनाम विश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक बोलते हैं, पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, और जो किशोरता होती है वो कौन सी है? अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, ये सोधा वो वही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो क्या दिया है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति है वो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है? पहला दिया है भाषा विकास, दूसरा समाजीकरण, और तीसरा व्यक्तिक मूल्य, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर क्या करता है? व्यवहार करना सीखता है। तो वो कब सीखता है? कौन सी अवस्था में? सामाजिकरण। कौन सी प्रक्रिया में सीखता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में वो ऐसा व्यवहार करना सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? तो पहला है, ये कथन की कौन सी कमेटी का दिया हुआ है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों में क्या है? नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। अगर उनको सही दिशा दी जाए तो क्या है? वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली बालक बन सकते हैं। तो ऐसा कौन सी कमेटी ने कहा था? पहला है राममूर्ति कमेटी, दूसरा है एडो कमेटी, तीसरा है कोठारी कमेटी और चौथा है यशपाल कमेटी। तो ये अलग अलग कमेटियाँ, जैसे जिला आवंटन के लिए भी होते हैं ना कमेटियाँ बनती है, उसी तरीके से ये कमेटी थी, उन्होंने किशोरावस्था के लिए ऐसा कहा था। तो कौन सी कमेटी थी? हेडो कमेटी। 11-12 वर्ष की आयु बालकों में नसों में क्या है? ज्वार उत्पन्न होता है, ऐसा किसी ने हेडो कमेटी ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि जीन प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। जीन प्याजे है, उन्होंने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया होती है ना द्वारा निर्मित जो समतुल्यन होता है उसको क्या बोला है? पहला ऑप्शन अनुकूलन, दूसरा सकीमा, तीसरा संरक्षण और चौथा अंतःप्रज्ञा। तो यहाँ पर है वो इसका सही ऑप्शन तो रहने वाला है दोस्तों, क्या रहने वाला है? अनुकूलन, क्योंकि जिन बालक और उसके वातावरण के मध्य जो चलने वाली परस्पर क्रिया है उसका समतुल्यन है, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा है स्कीमा। स्कीमा को किसको बोलते हैं? पीछे भी एक वीडियो है उसमें बताया था मैंने कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा है वो सूचना है, जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है उनके एक छोटे पैकेट के को संदर्भित करता है। ये कौन है? स्कीमा, और जिसका उपयोग है सूचनाओं को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी स्कीमा सूचना के लिए एक छोटा पैकेट को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग क्या करता है? उपयोग है सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? संरक्षण समझते हो आप? अंतःप्रज्ञा क्या है दोस्तों? अंतःप्रज्ञा होता है कि बिना तर्क किए और बिना अनुमान के ही क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। अंतःप्रज्ञा क्या है? बिना तर्क किए और बिना अनुमान के ही ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता क्या है? अंतःप्रज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किशोर अवस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो हम जानते हैं कि किशोरावस्था के समाप्ति पर क्या है? कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो पहला दिया है 40%, दूसरा 35% और चौथा तीसरा 45% और चौथा है 33%। तो यहाँ पर किशोरावस्था की समाप्ति में है वो मांसपेशियों का भार है वो शरीर का हमारे 43 से 45% क्या है के लगभग होता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है वो सही रहने वाला है दोस्तों। 45% है वो क्या रहेगा? किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार
रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है किसमें? सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में, डर के रूप में। तो संवेग है वो, मैं पीछे की वीडियो में एक में बताया था मैंने कि संवेग की प्रथम कब स्टार्ट होता है? जब उत्तेजना, सब पर संवेगों से पहले क्या उत्पन्न होती है? उत्तेजना। वही क्या है इनका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता क्या है? उत्तेजना के रूप में, उत्तेजना के रूप में दिखाई देती है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा? एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? वो या तो ये याद हो जाए आपकी, या फिर आगे कथन दिया है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था के बारे में ऐसा किसने कहा था? या फिर एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक किसकी है? पहला ऑप्शन कोहलर, दूसरा टोलमैन, हल, चौथा स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल है, उन्होंने ही क्या किया है? किशोरावस्था पर पूरा का पूरा एक बुक छाप दी एडोलसेंस नाम से। तो उन्होंने, उनकी ये बुक है और ये कथन भी इनका ही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। परंपरागत नैतिक स्तर कब रहता है? 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 12 से 15 वर्ष और 16 से प्रौढ़ावस्था तक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा? परंपरागत। एक पूर्व परंपरागत होती है जो कितनी होती है? 4 से 10 वर्ष, और फिर आती है परंपरागत, तो वो होती है 10 से 13 वर्ष। कितनी? 10 से 13 वर्ष। सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा। और फिर आती है पश्चिम या उत्तर पश्चिम परंपरागत, वो क्या होती है? 13 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से है। पियाजे है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से जैविक परिपक्वता, दूसरा है भौतिक परिवेश के अनुभव, तीसरा है समसंयोजन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो पियाजे है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने कौन कौन से है? जैविक परिपक्वता भी है, भौतिक परिवेश के अनुभव भी है, समसंयोजन भी है, उपयुक्त सभी आएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यह विचार किसने दिया कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु है वो सिखाई जा सकती है। तो ऐसा किसने कहा था? इसमें पहला ऑप्शन पियाजे, दूसरा आशुबेल, तीसरा ब्रूनर, चौथा गेने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ब्रूनर। क्या रहेगा? ब्रूनर। ब्रूनर ने ये विचार दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर बना सकता हूँ। यह टिप्पणी है वो किसने की थी? तो ये क्वेश्चन है, पहले भी आया लेकिन तरीका चेंज था। ठीक है, वो दूसरे किसी अलग भर्ती में आया हुआ है, ये किसी अलग भर्ती यानी अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है और टाइप भी अलग अलग दिया है। तो मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे, यहाँ तक कि उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसने की थी? जे.बी. वाटसन थे, उन्होंने क्या ऐसी टिप्पणी की थी दोस्तों। हल, जे.बी. वाटसन, यंग, गुथरी, ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से क्या है? सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? किसका है? कृत्यवादी का है, या संरचनावादी का है, या एस.आर. साहचर्यवादी का है, या गेस्टाल्टवादी में मनोवैज्ञानिक का है? तो किन का है? तो ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? एस.आर. साहचर्यवादी। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश से समान होते हैं, ये विचार किसका है? एस.आर. साहचर्यवादी। साहचर्यवादी का मतलब है कि साथ रहने का भावना, साहचर्य का मतलब साथ रहने का भाव, एस.आर. साहचर्यवादी। ठीक है, और गेस्टाल्टवादी आप जानते हैं संपूर्ण या समग्रता का सिद्धांत दिया था ना, कोहलर, कोफ्ता, वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन, चौथा है परिकल्पना। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक। एक थी संवेदी गामक, उसके बाद प्राक संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर क्या है?
औपचारिक संक्रियात्मक थी। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक को ही क्या बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक। तो उस अवस्था में क्या होता है, प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतिमूर्ति निर्माण की अवस्था ये उसका विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है, प्रतिमूर्ति निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन, स्थिरता। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा दोस्तों, कि किशोरावस्था की विशेषता में, तो किशोरावस्था में क्या होता है, परिवर्तन ही होता है, शारीरिक और मानसिक और बुद्धि सारे क्या है, परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सही जो व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है, परिवर्तन आएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है समाज से, दूसरा है परिवार से, तीसरा मित्र मंडली से और चौथा प्रयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन है वो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन। पहला है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, प्रयुक्त सभी। समाज से भी होता है प्रभावित चरित्र विकास है, परिवार से भी होता है, मित्र मंडली से होता है, सारे ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कोहलर, दूसरा है टोलमैन, तीसरा हल और चौथा स्टैनले हॉल। तो किशोरावस्था के बारे में जिन्होंने कहा था वही इसका ऑप्शन है, सही है, स्टैनले हॉल। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तो कौन सी है, एडल्सन है ना, स्टैनले हॉल की लिखी हुई। तो व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। तो स्टैनले हॉल की ये कथन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। कौन सी स्थिति में पहुंच जाते हैं, किशोरावस्था है उसमें मानसिक उथल पुथल है, वो कौन सी अवस्था पर पहुंच जाते हैं। पहला है अधोपतन की स्थिति में, दूसरा है उच्चतम स्थिति में, तीसरा है उच्चतर विकास की स्थिति में और चौथा है नकारात्मक रूप में। तो किशोरावस्था मानसिक उथल पुथल है कहाँ पर पहुंच जाती है, एक तो होता है उच्चतम और एक तो होता है उच्चतर। उच्चतर का मतलब क्या है कि जो है उससे जस्ट आगे या उससे जस्ट ऊंचा, ऐसा बोलते हैं। और उच्चतम का मतलब है कि इससे ऊंचा कोई नहीं या इससे आगे कुछ भी नहीं, ये उच्चतम होता है। और उच्चतर बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है किसमें, उच्चतम स्थिति में, किसमें, उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अधोपतन क्या है, नीचे गिरना, नकारात्मक नेगेटिविटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है। कथन बहुत ज़्यादा आए हैं आज की वीडियो में। तो मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, ये कथन गेने का है। सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम। पहला ऑप्शन अनुभव, दूसरा परिपक्वता, तीसरा शारीरिक विकास, चौथा कौशल विकास। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, अनुभव तो नहीं बोल सकते, परिपक्वता भी नहीं कर, शारीरिक विकास और भी नहीं है, कौशल विकास, कौशलों जो हम कार्य कर रहे हैं उनका विकास होना, यानी शरीर में कौशल यानी नए नए कार्य करने की जो क्षमता है उसमें, उसके लिए है कौशल विकास है, उसका दूसरा नाम सही है, कौशल विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। जो चारों ऑप्शन दिया है उनमें से किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है। पहला है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में स्थिरता, तीसरा है अस्थिरता की समस्याएं और चौथा है संवेगात्मक समस्याएं। तो समस्याएं तो रहती है किशोरावस्था में, क्या है, समस्याएं तो रहती है किशोर को। तो संवेगात्मक समस्याएं ये भी है और लक्षण, और तीसरा अस्थिरता की समस्या ये भी रहती है, और व्यवहार में स्थिरता, ये तो व्यवहार में स्थिरता तो नहीं रहती, ये तो कन्फर्म है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा, किशोरावस्था का लक्षण ये नहीं है क्योंकि व्यवहार में अस्थिरता रहती है किशोरावस्था में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। कोई व्यक्ति है उसके विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है विकास, ठीक है। दूसरा वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, तीसरा है
परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। पहला सही है, जन्म से मृत्यु तक होता है और वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, हाँ सही है। तीसरा है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये गलत बात है। परिवर्तन हो रहे शरीर में, ये हमारे विकास के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में परिवर्तन दिखा है वो निरंतर दिखाई नहीं देते हैं हमें, और माप भी उनको नहीं सकते हैं कि हम कितना विकास हुआ है, ऐसा कुछ भी बता नहीं सकते। तो ये ऑप्शन है वो सही रहेगा, इसका उपरोक्त सभी नहीं आएगा इसमें। थर्ड ऑप्शन है वो सही रहेगा कि परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये क्या नहीं, विकास के संबंध में सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा समूह का महत्व, चौथा है तीव्र समायोजन। तो यहाँ शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह को महत्व देते हैं, लेकिन तीव्र समायोजन किशोरावस्था वैसे ही उलझी हुई अवस्था है, तो इसमें समायोजन तो होता ही नहीं है। तीव्र समायोजन तो होता है लेकिन तीव्र समायोजन में उसमें नहीं होता, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं? थकावट और बीमारी शरीर पर ही होते हैं ना। तो यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन है बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे की शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, चौथा है बच्चों के आत्मविश्वास को। तो थकावट और बीमारी किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक विकास को ही करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, बच्चों की शारीरिक विकास को क्या है, थकावट और बीमारी मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला निरंतरता, दूसरा विलोम्यता या उत्क्रमणीयता, और तीसरा पहला निरंतरता, दूसरा विलोम्यता या उत्क्रमणीयता, तीसरा क्रमिकता, चौथा सामान्य से विशिष्ट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब भी आप वीडियो देखते हो उसी टाइम भी आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। जब भी आप वीडियो देखो उसी टाइम इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, ठीक है, और बिना चीटिंग किए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते हैं, आगे मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।